वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी, जो हमारे गद्य खंड है उनके चैप्टर नंबर 5 और शीर्षक का नाम है कवित। इनके राइटर हैं कविराज भूषण जी। देखिए बहुत ही सुंदर तस्वीर है इनकी। कविराज भूषण जी ने कवित के माध्यम से अपने आश्रयदाता वीर शिवाजी और छत्रसाल दोनों राजाओं के यहाँ ये आश्रय लिए थे, तो उनके गुणों का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। क्या क्या लिखा है इन सारी बातों को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम हर चैप्टर की भांति सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में आता हो कि लेखक परिचय क्यों, तो आप पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं कि लेखक परिचय हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे लेखक परिचय की तरफ। तो सुन लीजिए पहली बात कि ये जो हमारे कविराज भूषण जी हैं किस काल के कवि हैं, तो याद रखिएगा रीति काल के। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, पूछता है आपसे कि कविराज भूषण जी किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के। और ये जो रचना किए हैं कवित, इसमें किस रस की प्रधानता है, तो याद रखिएगा वीर रस की। किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। तो पहली बात, इन्होंने जो रचना किया उसमें किस रस की प्रधानता, तो विष रस, वीर रस। एक ऑब्जेक्टिव यहां से। दूसरा, किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। ठीक है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, रीति काल के जितने भी कवि हुए हैं वो सौंदर्य रस लिखे हैं। सौंदर्य रस के प्रेमी थे, सौंदर्य रस लिखे थे, लेकिन ये वीर रस लिखे हैं। इसीलिए अन्य कवियों से इनका थोड़ी सी अंतर है। जितने कवि हुए वो क्या लिखे हैं अभी तक? श्रृंगार रस के, लेकिन ये लिखे हैं किसके? वीर रस के। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई रीति काल के अन्य कवियों से ये भूषण जी क्यों अलग हैं, इसलिए क्योंकि अन्य कवि श्रृंगार रस लिखे हैं, जबकि ये क्या लिखे थे? वीर रस लिखे थे। ठीक है। तो आशा इतना बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। सुनिएगा, शीर्षक का क्या नाम है भाई? तो कवित। शीर्षक का क्या नाम है? कवित। ये कवि का क्या नाम? तो भूषण। इनका जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ है 1613 ईस्वी। जन्म कब हुआ है इनका? तो 1613, और निधन 1715 ईस्वी। एकदम बिल्कुल सटीक है। दिन तारीख मालूम नहीं है, इसीलिए जितना लिखा हुआ है तो याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में इसी तरह से पूछेगा ही, और ऑप्शन में रहेगा तो 1613 मारिएगा इनके जन्म के बारे में, और निधन के बारे में तो 1715 ईस्वी। जन्म स्थान है इनका टिकवापुर, जो कानपुर में पड़ता है। और ये कानपुर कहाँ पड़ती है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य है, जिला कानपुर के एक गांव है टिकवापुर, वहीं इनका जन्म हुआ था। इतना समझ गए। अब आगे चलेंगे। इनके पिता का क्या नाम? तो रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिता का क्या नाम था मेरे भाई? रत्नाकर त्रिपाठी। इसके बाद उपनाम, यानी इनका उपनाम क्या था? तो भूषण। इनकी जो ओरिजिनल नाम था इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इनकी जो अपनी नाम थी वो लोग बिसर गए, भूल गए, लोग इनको भूषण ही कहने लगे। तो भूषण नाम कैसे पड़ा? देखिए इनके बारे में लिखा हुआ है कि चित्रकूट के एक राजा थे जिनका नाम था सोलंकी राजा। सोलंकी वंश के थे। सोलंकी वंश के राजा रुद्र शाह, उन्होंने कवि भूषण को भूषण की उपाधि दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि भूषण की उपाधि कवि को किसने दिया था, तो सोलंकी वंश के राजा रुद्र शाह। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे राजा? तो चित्रकूट। चित्रकूट के राजा सोलंकी वंश के राजा थे रुद्र शाह, उन्होंने दिया था। और इसी उपनाम के कारण इनकी प्रसिद्धि हुई। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो लोग बिसर गए, भूल गए। चलिए आगे चलते हैं।
अब ये कहां कहां रहे थे, इनके आश्रयदाता कौन कौन? तब प्रमुख आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी जी और शिवाजी के पुत्र शाहू जी। माने छत्रपति शिवाजी के यहाँ रहे, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शाहू जी, और उसके बाद पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल के रहा। माने दो जगह रहे, एक शिवाजी के यहाँ रहे, फिर बुंदेला के राजा छत्रसाल के यहाँ भी ये अपना आश्रय लिए थे। विशेष तो भाई विशेष होती है। रीति काल के प्रसिद्ध कवि, देखिए अभी हमने क्या बताया, किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। और प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं तो जब आप अपनी पहचान बताते हैं तो अपने घर के कोई प्रसिद्ध लोग, पिता का नाम, भाई का नाम, या आस पड़ोस में कोई होता है, उनका परिचय देते हैं कि फलाने जगह का हम हैं, और फलाना आदमी को पहचानते हैं ना, उनके घर के बगल में हमारा घर है, ये ना बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो वही कहते हैं कि वो प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, देखिए दोनों, एक तो है त्रिपाठी इनके पिता से नाम से जुड़ता है और भूषण इनके नाम से जुड़ता है। कहते हैं कि इन दोनों के हम क्या थे? भाई के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कुछ कृतियां हैं तो याद रखिएगा। शिवराज भूषण जो 384 छंदों में 105 अलंकारों के निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा करने वाले पुस्तकों का संग्रह है। दूसरा है शिवाबामनी, ये पूछता है, याद रखिएगा, 52 पुस्तकों के छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है उसमें। किसमें? शिवाबामनी, उनमें शिवाजी की वीरता का वर्णन है। दूसरा है छत्रसाल दशक, 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है। इसके अलावा उनकी और सारी कृतियां, पहले तो आपने देखा शिवाबामनी, छत्रसाल दशक, इसके अलावा अन्य कृतियां हैं भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दुष्ट उल्लास, कुछ अस्फुट पद भी प्राप्त होते हैं। माने ये सब कुछ हैं जो इनकी कृतियां हैं। चलिए, अब इससे ज्यादा आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा। अगर इतना जान गए हैं तो समझिए कि आपको जो कवि परिचय हैं इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके द्वारा हुआ लिखा कवित्व, जिसमें शिवाजी के गुणों का वर्णन किया गया है और छत्रसाल राजा के गुणों का उन्होंने कविता के माध्यम से जो वर्णन किया है, उनकी वीरता और शौर्य का प्रक्रम का जो वीरता किया है, इन बातों को पढ़ेंगे, लेकिन अपनी भाषा में। एकदम आप विश्वास रखिए कि जब आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको अन्य किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, और याद तो इस तरह हो जाएगा कि कभी आप भूलिएगा भी नहीं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हम लोग पाठ की तरफ। अब आप लोग भी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और वहां से देखिए क्या लिखते हैं। इंद्रजीत, देखिए क्या लिखते हैं, सुनिएगा। इंद्र जिमी जंभ पर तारब ज्यों अंब है, अंब पे रावण संदभ पर रघुकुल राज है। देखिए दो पंक्ति का अर्थ उन्होंने क्या लिखा है, सुनिएगा। इंद्र जिमी जंभ पर, जैसे इंद्र का राज, हमारे भूषण जी वीर शिवाजी के गुणों का, शौर्य पराक्रम का वर्णन करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे इंद्र का राज जिमी जंभ, जंभ का मतलब होता है यमराज, जैसे इंद्र का शासन, इंद्र का राज यमराज पर है, जारब ज्यों अंब पर, बारब ज्यों, जैसे समुद्र, बारब का मतलब क्या होता है? समुद्र में जो आग होती है उस पर राज होता है समुद्र के पानी का। रावण संदभ पर रघुकुल राज है। रघुकुल किसे कहते हैं? तो रघुकुल श्री रामचंद्र जी के वंश को कहा जाता है, यानी राम का राज रावण पर है। रावण संदर्भ माने होता है घमंडी, घमंडी गौरवान्वित रावण जो काफी पराक्रमी था, ताकतवर था, उस पर किसका राज रहा? भगवान राम का रहा। तो आप दो पंक्ति का अर्थ समझ गए। फिर से देखिए,
लिखिएगा छत्रपति शिवाजी के शौर्य वीरता का वर्णन करते हुए हमारे भूषण जी लिखते हैं कि जैसे इंद्र का शासन यमराज पर होता है, जैसे समुद्र में जो आग होती है उस पर राज पानी का होता है, उसी तरह से रावण के अहंकार पर राम का राज होता है। फिर आगे क्या कहते हैं, पौन वारीवाह पर शंभु रतिनाह पर ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम दुई राज पर। देखिए क्या कहते हैं, पौन वारीवाह पर शंभु रतिनाह पर, यानी कहते हैं कि पौन जैसे पवन माने हवा का जो होता है अधिकार बादलों पर होता है, वारीवाह माने बादलों पर, हवा का अधिकार बादलों पर होता है, शंभु रतिनाह पर, शंभु का मतलब भोलेनाथ यानी शिव का राज रति, रति के पति जो होते हैं कामदेव, कामदेव पर होता है। जैसे भगवान शिव का राज किस पर होता है, कामदेव पर होता है, ज्यों उसी प्रकार सहस्त्रबाहु हजारों राजाओं पर परशुराम का राज है। जैसे पृथ्वी के हजारों राजाओं पर किसका राज था, परशुराम का राज था। दावा द्रुम दंड पर, दावा द्रुम दंड पर, फिर से दो लाइन का पहले देख लेते हैं तो समझने में आपको अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे, पहला दो लाइन का आप समझ गए थे, दूसरा समझिए। जैसे हवा का राज, हवा का राज अधिकार बादलों पर होता है, जैसे शिव का राज रति के पति कामदेव पर होता है, जैसे सहस्त्र बाहु माने हजारों राजाओं पर परशुराम का राज होता है। अब आगे क्या कहते सुनिएगा, दो लाइन का फिर से देखेंगे हम लोग। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। कहते हैं जैसे दावा द्रुम दंड पर, जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं मतलब जंगल में, उस पर किसका अधिकार होता है, आग का अधिकार होता है। लताएं पेड़ पौधे की जो तना होती है उस पर किसका अधिकार होता है, आग का होता है। चिता मृग झुंड पर और हिरणों के झुंड पर जंगल के चिता का राज होता है। भूषण बितुंड पर मृगराज है। और जैसे हाथियों के पर किसका राज होता है, मृगराज का राज होता है। मृगराज मतलब होता है शेर। जैसे शेर का राज किस पर होता है, हाथियों की झुंड पर होती है। चलिए तो आपने क्या समझा, उन्होंने क्या कहा, जंगलों में जो लताएं होती है, जो पेड़ पौधे टहनियां होती है, उस पर किसका अधिकार होता है, आग का। जैसे हिरण की झुंड पर किसका अधिकार होता है, चिता का अधिकार होता है। उसी प्रकार से हाथियों की झुंड पर, हाथियों पर जंगल के राजा शेर का अधिकार होता है। तेज तम अंश पर, तेज तम मतलब जैसे अंधेरा पर अधिकार प्रकाश का होता है। कान जीवी कंस पर, जैसे कंस पर कान्हा का अधिकार होता है। यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी तरह से मलेच्छ पर, मलेच्छ का मतलब होता है जो खराब व्यक्ति हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उन पर आपका राज है। क्लियर, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसको अपनी भाषा में समझ लेते हैं। लिखिएगा, जब आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि भूषण छत्रपति शिवाजी के शौर्य और वीरता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जैसे इंद्र का राज यमराज पर होता है, जैसे समुद्र की आग पर समुद्र के पानी का अधिकार होता है, जैसे रावण के अहंकार पर रघुकुल राम का अधिकार होता है, जैसे हवा का अधिकार बादलों पर होता है, जैसे शिव शंभु का अधिकार रति के पति कामदेव पर होता है, उसी प्रकार सहस्त्र राजाओं पर अधिकार किसका होता है, परशुराम का होता है। जैसे जंगल के लता तना इत्यादि पर आग का अधिकार होता है। चिता मृग झुंड पर, चिता के मृगों के झुंड यानी हिरण के झुंड पर चिता का अधिकार होता है। उसी तरह से जंगल में हाथियों पर शेर का अधिकार होता है। जैसे अंधेरा पर प्रकाश का अधिकार होता है,
जैसे कंस पर कान्हा का अधिकार, श्री कृष्ण का अधिकार होता है, हे शिवाजी, हे शिव, आपका अधिकार उसी तरह से मलेच्छ पर है। क्लियर? अब आगे क्या कहते हैं, आशा करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पद की तरफ। दूसरे पद में उन्होंने दूसरे राजा छत्रसाल के शौर्य और वीरता का वर्णन करते हुए उन्होंने क्या लिखा, पहले में उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया था, अब दूसरे में उन्होंने किसका वर्णन किया है, छत्रसाल राजा का वर्णन किया है। क्या कहते हैं सुनिएगा, अपनी भाषा में समझिएगा। निकसत मायान ते म्यूखे परले भानु कैसी, थारे तम तोम से गयंधन के जाल को। सुनिएगा, 2 लाइन का पहले हम लोग अर्थ समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। क्या कहते हैं सुनिएगा, निकसत मायान ते, जैसे हम लोग तलवार नहीं होता है, तलवार, तो ये मायान होती है, उसमें तलवार रखते हैं, तो वही कहते हैं कि हे राजन, छत्रसाल के गुणों का वर्णन करते हुए भीषण कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार आपके म्यान से इस प्रकार निकलती है, क्या कहते हैं, निकलती है परले भानु कैसी, जैसे परले छा रही है, जैसे परले छा रही है, इस तरह वह कहते हैं। तो बता रहे थे आपको, कहते हैं कि भूषण जी कि निकसत मयान ते म्यूखे परले भानु कैसी, यानी आपकी जो तलवार है वह मयान से इस प्रकार निकलती है जैसे सूर्य की किरणें परलंकारी प्रकाश के साथ आ रही है। क्या कहते हैं कि परले भान कैसी, थारे तम तोम से गैदन के जाल को, गैदन का मतलब होता है हाथी, हाथियों को रखने वाली जो घर है, घेरा है, मोटी मोटी लोहे की बनी होती है, कहते हैं उसको फाड़ते हुए जैसे जा रहा है, ऐसी आपकी तलवार तेज है। यानी कह रहे हैं भूषण जी छत्रसाल के तलवार का वर्णन करते कहते हैं कि हे छत्रसाल, आपकी तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे सूर्य की किरणें एकदम प्रलयंकारी प्रकाश के साथ पृथ्वी को नष्ट कर देगी, इस तरह से निकल रही है। और वह तलवार इस तरह से चलती है जैसे हाथियों को घेरने के लिए जो लोहे की मोटी मोटी जंजीर होती है उसको वह काटते हुए जा रही है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। फिर दूसरा में क्या कहते हैं सुनिएगा, लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रुझावे दे दे मुंडन की माल को। चलिए 2 लाइन का अर्थ समझिएगा। कहते हैं लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी, कहते हैं लगता है ऐसे कि जो बैरिन है, दुश्मन, बैरिन माने दुश्मन, दुश्मन के कंठ से नागिन सांप लपट गई है। जैसे कोई नागिन सांप अपने दुश्मन के कंठ से जैसे लपट जाती है, वैसे ही आपकी तलवार उस दुश्मन की जो है ना गर्दन पर चल जाती है। और क्या कहते हैं, रुद्र ही रुझावे दे दे मुंडन की माल को, और ऐसा लग रहा है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए, रुद्र माने शिव को प्रसन्न करने के लिए आप मुंडन की क्या बना रहे हैं, माला। मुंडन का मतलब कि दुश्मनों की सिर की, माने आपकी तलवार म्यान से निकलती है और इस तरह कट करके लोगों दुश्मनों की गर्दन को काट कर, ऐसे काट करके माला बना रही है कि जैसे कोई मतलब दुश्मनों की सिर की माला बनाना हो और भगवान रुद्र को देना हो, ऐसा करते जा रहे हैं। अब क्या कहते सुनिएगा, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहां लो बखान करूं तेरी करवाल को। कहते हैं लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहते हैं हे महाबली, हे महाबाहु, आपकी तलवार और आपकी जो विकरालता का गुण है, मैं इसका वर्णन कहां तक करूं। आप तो महान हैं और मैं इसका वर्णन कहां तक करूं। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी कलकी कलेयु देती काल को। कहते हैं प्रतिभट कटक कटीले, यानी आपकी तलवार दुश्मन के गर्दन को इस तरह से काट रही है, इस तरह से एकदम सर से गर्दन को हटाते जा रही है, जैसे कालिका देवी मां काली को प्रसन्न करने के लिए आप दुश्मनों की माला पहनाने के लिए जा रहे हैं। यानी कह रहे हैं छत्रसाल कि आपकी तलवार इस तरह चल रही है, आपकी तलवार इस तरह चल रही है जैसे मां काली ने
रक्त बीज को, अपने दुश्मन को, रक्त बीज को जिस तरह से कत्ल किया था उस तरह से आपकी तलवार दुश्मनों को कत्ल कर रही है। यानी छत्रसाल के तलवार का वर्णन करते हुए क्या लिखते हैं, सुनिएगा इसको अपनी भाषा में। लिखेगा भूषण छत्रसाल के शौर्य पराक्रम का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि हे छत्रसाल, आपकी तलवार आपकी म्यान से इस तरह निकलती है जैसे उसकी चमक सूर्य के प्रलयंकारी प्रकाश की तरह है, जो पृथ्वी को एक क्षण में नष्ट कर देगी। उतनी क्षमता रखने वाली आपकी तलवार है, और यह ऐसे काटती है, चलती ऐसे है जैसे हाथी को घेरने के लिए जो लोहे की घेरा होती है जाल, उसको वह काट रही है। साथ ही साथ वह कहते हैं कि आपकी तलवार दुश्मनों के गर्दन पर इस तरह चलता है जैसे कोई नाग अपने दुश्मनों के गर्दन से लिपट जाता है, वैसे चल रहा है। और आप इस तरह से दुश्मनों की गर्दन को काटते हैं जैसे शिव को क्या है, दुश्मनों की मुंडन का माला पहनाना हो। इसलिए आपकी शौर्य का वर्णन मैं कहाँ तक करूं? आप महाबली हैं, महाबाहु हैं, और आपकी तलवार तो माँ काली की तलवार के बराबर है। जैसे माँ काली ने अपने दुश्मन रक्तबीज को गर्दनों को काट करके हटा दिया था, उसी तरह आपकी तलवार माँ काली की तरह मुंडन की माला बना करके प्रसन्न करने के लिए समझिए दुश्मनों को काट रहा है। अब हमको नहीं लगता है आपको इससे आसान कोई समझा सकता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को क्या करें, समझ रहे ना, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले दिन हम लेके आ रहे हैं इनके प्रश्नोत्तरों को। तब तक के लिए विदा लेते हैं।